हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू इंदौर इन्फो लाइव। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है लाइव 1-to-1 प्रोग्राम में। मैं हूं आपका दोस्त और इंदौर इन्फो का होस्ट आनंद। दोस्तों आज हम लोग जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे सुबह से, और ये था कि भाई इंदौर में भोपाल में साइक्लोन आने वाला है और पूरी तैयारियां हो चुकी थी। प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर दी थी कि किस तरह से उसको हम लोग रेस्क्यू करेंगे, किस तरह से संभालेंगे, पर उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो माहौल बहुत ही अच्छा है, खुला मौसम हो गया है और कहीं भी कोई अनहोनी या उसकी घटना नहीं हुई है। ये बहुत ही सुखद समाचार है सभी हमारे इंदौर वासियों के लिए खास तौर पर, क्योंकि हम लोगों ने देखा अलीबाग में, महाराष्ट्र में इतना जो भीषण तबाही मचाई है तूफान ने, तो वो कम से कम यहाँ हम लोग सब लोग सेफ़ हैं, सभी अपने अपने घरों में हैं, अपने अपने कामों पर हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों आज एक बहुत ही अच्छा मैसेज मेरे पास आया सुबह और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ उसको। अनुभव कहता है आज़ादी अच्छी चीज़ है, लेकिन कबूतर को आज़ाद करने के लिए दरवाज़ा अगर बिल्ली खोले तो समझदारी पिंजरे में रहने में ही है। अर्थात लॉकडाउन में छूट ज़रूर मिली है, पर समझदारी अपने घरों में रहने में है। मार्केट ज़रूर चालू हो चुका है और मार्केट चालू होने का वेट सिर्फ आप ही नहीं कर रहे, कोरोना भी कर रहा है। इसलिए संभल संभल कर रहें, अपने घरों में रहें। ज़रूरत हो तो ही बाहर निकलें, अन्यथा घर पर ही रहें और सेफ रहें। तो दोस्तों जैसे भी हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं इस लॉकडाउन में, काफ़ी अच्छे अच्छे सेशंस हम लोगों ने किए और काफ़ी नॉलेज शेयर हुआ इस प्लेटफॉर्म पर। उसी कड़ी में आज हमारे साथ जो हमारे अतिथि हैं वो एक आर्टिस्ट हैं और इंदौर की रहने वाली आर्टिस्ट हैं और अभी वो नागपुर में हैं। तो हम मिलेंगे आज श्रीमती फाल्गुनी चैतन्य से, जो कि एक आर्टिस्ट हैं, और जानेंगे बहुत सारी बातें, किस तरह से वो अपनी कला को उभार रही हैं, किस तरह से अपनी कला का वो अपने काम में किस तरह से उन्होंने इन्वॉल्व कर लिया अपनी कला को। मतलब अब हम लोगों ने देखा है कि कई बार हमारे मन में जो होता है या जो शौक होता है उससे ही हम रिलेटेड कुछ बिजनेस हम लोग स्टार्ट करते हैं और उसमें सफलता पाते हैं। तो मिलते हैं, हम लोग बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं। काफ़ी सारे लोग जुड़ चुके हैं मैं देख रहा हूँ, और फाल्गुनी जी को मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस प्लेटफॉर्म पर लेके आऊँ, आप कनेक्ट करूँ, बातें करते हैं उनसे, जानते हैं बहुत सारी रोचक बातें उनसे। मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, आप लोग बने रहिए इंदौर इन्फो के साथ में। हेलो फाल्गुनी, गुड इवनिंग, हेलो। कैसे हो आप? नमस्कार, आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आप सुन पा रही हैं मेरी आवाज़? हाँ हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। जी, 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 और जी। आपके वहाँ भी कैसा माहौल है? मतलब ये जो तूफान वगैरह का, साइक्लोन का जो चल रहा है महाराष्ट्र में, तो नागपुर में जी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन हम एन्जॉय कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा अरे मौसम है वाह! यहाँ पे। मौसम बहुत खुशनुमा जी, हो गया है, बिल्कुल जी, सही जी, कहा आपने। जी, यही इंदौर जी। में भी है। हालांकि हुँ, उसका जो ट्रैक था वो इंदौर होके था, इंदौर होके जी, भोपाल जाने का था, पर वो डाइवर्ट जी, हुआ है शायद, क्योंकि 11 बजे से हम लोग देख रहे हैं कि कोई हलचल जी, नहीं है। जी, बिल्कुल जी। मौसम बहुत खुशनुमा हो गया है। यहाँ पे तो भी बहुत कल अच्छा रात से है। काफ़ी भारी वर्षा थी। अब मौसम ज़रा हाँ अच्छा हो हाँ, गया है अभी। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जी, फाल्गुनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंदौर इन्फो के इस लाइव प्रोग्राम में। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आपका, आपने इतना समय दिया इंदौर इन्फो के लिए। तो थैंक यू सबसे सो पहले हम मच। चाहते हैं कि हमारे व्यूवर्स को आप अपना परिचय दें कि किस तरह से जी, आप इंदौर से जुड़ी हुई हैं, और जी। कहाँ, मतलब प्रॉपर आपका क्या आपका काम चल रहा है, वो आप बताएं अपने बारे में। जी, सबसे पहले तो मैं इंदौर इन्फो और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहूँगी कि थैंक वो यू। इतने सारे कलाकारों को इतना अच्छा मंच दे रहे हैं। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। और थैंक यू जितने भी सो मच। फॉलोअर्स हैं और व्यूअर्स हैं उनको भी बहुत सारी थैंक यू कि वो इतना टाइम निकाल के हमारे सेशंस देख रहे हैं। जी। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं ये शुरुआत करूँगी कि मैं इंदौर से ही मेरा कला की जो जर्नी है वो शुरू हुई है। तो जी। कला के प्रति जो रुझान था मेरा, वो स्कूल डेज से ही काफ़ी मैं मतलब कला के प्रति खूब आकर्षित थी। पर उस हम्म। समय कैसा था कि जब हम स्कूलिंग डेज में थे, तब आर्ट जो है, आप पेंटिंग ले लीजिए, आप सिंगिंग ले लीजिए या आप डांस ले लीजिए, इनके लिए कोई करियर फील्ड नहीं देखी जाती थी। उसको एज़ अ हॉबी हम्म। लिया जाता था। सही तो बात उस है। समय हमको ऐसा नहीं लगता था कि हम इसमें करियर बनाएंगे। आपके पास कुछ गिनती के ऑप्शंस थे, या तो आप डॉक्टर बन जाइए या आप इंजीनियर बन जाइए या हम्म। आप ज़्यादा से ज़्यादा एडवोकेट बनिए या सीए करिए। मतलब ऐसे कुछ हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस थे
और इतनी बिल्कुल। टेक्नोलॉजी भी नहीं थी और इतना अवेयरनेस भी नहीं था पेरेंट्स में। अगर आप किसी को करेक्ट। बोलते हुए कि अगर हमें पेंटिंग में करियर बनाना है, तो मैं पूछता था कि उसमें क्या करेंगे आप, उसमें कुछ करना ही नहीं रहता है, पहले पढ़ाई कर लो फिर आप ये सब करना। तो बिल्कुल, बिल्कुल। ये सब हम लोग सुन रहे थे, ये सुनते ही जाते थे। पर ड्राइंग और पेंटिंग के प्रति जो मेरा रुझान था वो हुँ, सतत चलता था, क्योंकि मैं स्कूल डेज में, अपने कॉलेज डेज में, मैं बुक्स में, कॉपीज में ड्राइंग बनाती थी, पेंटिंग्स बनाती थी। तो फिर भी हुँ, साइंस फील्ड की होने की वजह से मैंने बीएससी पहले अपना एक ग्रेजुएशन किया। पर वो करते जी, करते मुझे एहसास हुआ कि शायद ये मेरा पैशन नहीं है, मुझे कुछ और ही करना है, मुझे कुछ अलग बनना है। तो हुँ, फिर मैंने अपने पेरेंट्स के साथ में ये डिस्कस किया कि भाई मुझे पेंटिंग में ही आगे जाना है। तो मुझे ऐसा लगता हुँ, है कि पेंटिंग जो कला है वो मेरे लिए बनी है या मैं उसी के लिए बनी हूँ। तो बस वहीं से फिर बिल्कुल, शुरुआत हो गई। जी। जी। तो जैसे आपने कहा कि उस समय इतना अवेयरनेस नहीं था और ये सब जी। था, तो हम्म। पेरेंट्स का किस तरह से आपको सपोर्ट मिला? मतलब क्या उन्होंने पहले आपको मना किया कि नहीं आप पढ़ाई पे ध्यान दो या पेंटिंग में करियर नहीं है या नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ आपको सामना करना पड़ा पेरेंट्स की बातों का? नहीं, इतना कुछ खास नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेरे फादर भी काफी क्रिएटिविटी को पसंद करते थे। ओके। तो इतना मुझे उसके लिए इतना फाइट नहीं करना पड़ा। बस ये ज़रूर था हुँ, कि एक ग्रेजुएशन करने के बाद में आपको फिर दूसरा ग्रेजुएशन करना था, और ये 4 इयर्स हुँ, का होता है, उसके बाद मास्टर डिग्री फिर 2 साल की। तो मतलब हुँ, आपका हुँ। स्टडी का जो एक टाइम पीरियड था वो मेरा काफ़ी लंबा हो गया था। पर पेरेंट्स ने काफ़ी सपोर्ट किया तो मैं इस फील्ड में आ सकी। जी। चलो बहुत ही बढ़िया है, पेरेंट्स का सपोर्ट हमेशा काम जी। वाला होता ही है, सभी को सफलता जी। मिलती है उसमें। जी। और इसमें आगे आपने किस तरह से अपने काम को स्टार्ट किया? मतलब प्रोफेशनली आप कर रहे हैं इसको, आपने जैसे जब स्टार्ट किया तो क्या ट्रेनिंग सेशंस भी आप अरेंज करते हैं? वो सब आप हमारे व्यूवर्स को बताएं। जी। तो सबसे पहले जब मैंने बैचलर डिग्री लेना स्टार्ट किया था, जब मैंने वहाँ एडमिशन लिया, तो जी। मुझे सबसे अच्छा जो मतलब या परफेक्ट नॉलेज जो मैं बोलूँगी, तो मेरी जो गुरु हैं मिस्टर संजय इम्ले, उन्होंने मुझे हम्म, पेंटिंग का एक्चुअल नॉलेज दिया। तो उसमें उन्होंने हम्म, ये चीज़ भी सिखाई कि पेंटिंग, उसको अगर आप बराबरी बोलेंगे तो पेशेंस उसका बराबरी का वर्ड है। तो अगर आपने पेंटिंग फील्ड अगर चुना है, तो आपको पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा हर चीज़ के लिए। तो वो चीज़ मुझे बहुत काम आई। और फिर बैचलर डिग्री करते करते मुझे ये समझ में आया कि मेरा जो रुझान है वो अमूर्त कला, जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बोलते हैं, उसके प्रति ज़्यादा मेरा रुझान रहा। और वो जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट था वो काफ़ी सारी एग्जीबिशंस में मैंने वहाँ पे एग्जिबिट किया, काफ़ी सारी जगह हम्म, वहाँ पसंद किया गया आर्ट को। और फिर मेरी एक पेंटिंग थी रंगों का खेल, उसको भी एमपी स्टेट अवार्ड से नवाजा गया। तो मुझे उससे अरे और वाह। मोटिवेशन मिला और इंस्पिरेशन मिला कि शायद मुझे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को ही अभी कंटिन्यू करना है। तो बस उसी पे मैं काम करती गई। फिर उसके बाद जब मैं मास्टर डिग्री में आई, तब फिर मुझे फील्ड का नॉलेज भी मुझे गेन करना था। तो फिर हम्म, आर्टिस्ट फील्ड में हम लोग कैंप्स और वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं। तो आपको अलग अलग कलाकारों से मिलने का मौका मिलता है, उनकी बिल्कुल। कला को जानने का मौका मिलता है। तो वो भी वहाँ से हमको और जो कला है उसके और अलग अलग पहलू जो है वो हमको समझ में आते हैं और सीखने को मिलते हैं। फिर मास्टर हम्म, डिग्री जब मेरा एकेडमिक्स ये चल रहा था, तब भी काफ़ी सारी जगह पेंटिंग्स को सराहा गया, वहाँ सिलेक्शन हुए हैं। फिर मैंने दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, गुड़गांव, अपने एमपी में इंदौर, भोपाल, उज्जैन, यहाँ सब जगह मैंने अपनी प्रदर्शनियाँ करी। उसके बाद जैसे हम बोलते हैं कि अगर किसी भी फील्ड में हम नॉलेज गेन कर लेते हैं, तो एक्चुअल नॉलेज जो है हमको एकेडमिक्स के बाद ही मिलता है। तो एक्चुअल जो करेक्ट। लड़ाई शुरू होती है वो हमारी हम्म, स्टडीज़ के बाद शुरू होती है। तो स्टडीज़ के बाद मैंने सबसे पहले अपना एक सोलो शो किया हमारे इंदौर एयरपोर्ट पे। तो वहाँ मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। वहाँ पे मेरी सबसे पहली पेंटिंग जो मेरी सेल हुई थी, वो एक इंटरनेशनल आर्ट बायर ने खरीदी थी। अरे और वाह। हाँ वो बहुत ही अच्छा मोमेंट था। और वहाँ हाँ। पे फिर एक चीज़ और मुझे अच्छा मौका मिला था कि जो हमारे प्रिय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी जी हैं, उनको भी मैं एक हम्म, पेंटिंग गिफ्ट कर सकी वहाँ पे जाके। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ों ने ये चीज़ें आपको इंस्पायर करती है, आपको मोटिवेट सही करती है। बात है। तो मोटिवेट हर करती तरह है। से आपको इम्प्रूवमेंट करने की चीज़ें जो हैं ये आपको देती है। अब ऐसे करते करते फिर मैंने पेंटिंग सिखाना भी शुरू किया, क्लासेस लेना शुरू करी। और अभी मैंने एक अपनी कंपनी फॉर्म करी है, पी फॉर पेंटिंग। तो उसके अंडर पी में फॉर मैं, पेंटिंग।
जी, उसके अंडर मैं कमर्शियल एक्टिविटीज और पेंटिंग कोर्सेज करवाना या आर्ट डीलिंग करना, एग्जीबिशन क्यूरेट करना, ये सारी एक्टिविटीज मैं उसमें करती हूँ। बेसिकली पेंटिंग, हम जो वर्ड पेंटिंग वर्ड जो है, ये कितने सेगमेंट हैं इसके, मतलब इसके कितने, हम लोग देखें कि कई चीज होती है कि कैनवास पेंटिंग होती है, कई जी। बार होता है कि कुछ पेंटिंग मतलब वॉल पेंटिंग होती है, तो इसके कितने हम्म। पार्ट हैं और क्या विशेषता है, मतलब सब में अलग अलग क्या खूबियां हैं? मतलब आप देखिए इस कैनवास पेंटिंग करती हैं या ऐसा कुछ फिक्स है आपका? नहीं, ऐसा फिक्स नहीं है एक्चुअली। माध्यम या आप बोलेंगे कि आप कुछ भी ले सकते हैं माध्यम। तो ओके। महत्व जो है वो रंगों का है एक्चुअल में, और आपकी क्रिएटिविटी का है। तो ये आप लिमिटेड, हम उसको नहीं करते कि हम सिर्फ कैनवास पे ही पेंट करेंगे। जैसे मैंने जब अपना कंपनी शुरू किया था पी फॉर पेंटिंग, तब मैंने एक एनजीओ के साथ मिलके, लालित्य फाउंडेशन एनजीओ, उनके साथ मिलके हमने एक केटल पेंटिंग का वर्कशॉप किया था। जो हमारी एल्यूमिनियम केटल होती है चाय की, तो जी जी। उनको पेंट करने का हमने वर्कशॉप किया था, इंदौर में ही किया था हमारे। और हम्म। उसको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा था क्योंकि वो एनजीओ के साथ मिलकर एक एक्टिविटी थी। तो फिर तो उसमें हमने कैसा किया कि भाई एल्यूमिनियम जो है वो हमारी सेहत के हम्म। लिए अच्छा नहीं है, तो पर फिर हम्म। उसका क्या यूज किया जाए। तो उसको एक होम डेकोर आइटम की तरह या गिफ्टिंग आइटम की तरह हम उसको यूज कर सकते हैं। तो उस सही। चीज के ऊपर हमने वो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया था, और उसमें 100 पार्टिसिपेंट्स आए थे। तो वो इंदौर शहर में वो काफी सराहा गया था वर्कशॉप। तो हम्म। इस तरह से जब अगर आप लिमिटेड आपकी चीजें नहीं रखेंगे कि हम सिर्फ कैनवास पे ही कर रहे हैं, और काफी वास्ट है ये चीज, आप वॉल पेंटिंग कर सकते हैं। आप आजकल तो लोग ट्री को भी पेंट करेंगे, म्यूरल पेंटिंग होती है, सेरेमिक पेंटिंग होती है, काफी सारी फैब्रिक हम्म। पेंटिंग होती है। मतलब काफी सारी चीजें, उसकी बहुत वास्ट फील्ड है ये। तो सही बात है। और अभी जी। रिसेंटली देखने में आया है कि जितना होम डेकोर और ये सब होता है कि लोग घरों में चाहते हैं कि अपने घर को रिनोवेट करें तो बहुत सुंदर लगे, तो उसमें भी ये पेंटिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जी। उसमें भी मेरे ख्याल से आपके पास भी काफी क्लाइंट्स होंगे कि ऐसा जो होम जी। डेकोर में भी करते होंगे। जी। देखिए, अगर आप पेंटिंग को, अगर आप कला की दृष्टि से देखेंगे, तो पेंटिंग को अगर एज ए आप होम डेकोर नहीं लें सिर्फ, तो आप अगर उसकी हम्म। गहराई में जाएंगे तो आपको ये समझेगा कि एक चित्रकला जो भी होती है, उसमें एक कलाकार की बहुत सारे एक्सप्रेशंस होते हैं, और उसकी पॉजिटिव करेक्ट। एनर्जी होती है। तो अगर जब आप उसको अपने घर में लगाएंगे तो उसको सिर्फ एक डेकोर आइटम की तरह ना ले तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उससे आपको वाइब्रेशंस मिलेंगे, कुछ रेडिएट होते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं कि कलर, हर रंग का एक भाव होता है। तो हर रंग बिल्कुल। अपने अपने कुछ न कुछ भाव हमको बताते हैं, उनके अलग एक्सप्रेशंस होते हैं। तो वो सिर्फ एक होम डेकोर का आइटम नहीं है उस तरह से, अगर हम उसको समझें करेक्ट। तो काफी सारे लोगों को मतलब पेंटिंग जो है ये चीज बहुत पसंद आने लगेगी। जी। पसंद आने लगेगी, सही बात है। उसके भाव जी। देखें और कलाकार का उसमें जो रुझान है और जिस जो माइंड सेट करके उन्होंने बनाया है उसको, जी। तो वो जी। उसकी बात अलग है। बिल्कुल जी। सही कहा आपने। क्योंकि जैसे एक कलाकृति अगर आप देखते हैं, तो कलाकृति का सिर्फ दिखना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है, जो देखने वाला है उसका भी बहुत इम्पोर्टेंस है। क्योंकि वो अपना नजरिया उसमें देखकर बताएगा। एक बनाने वाला का नजरिया हो गया, एक जो देख रहा है एक उसका नजरिया। तो अगर आप पेंटिंग करते हैं या अगर आप किसी भी कला से जुड़े हैं, तो आपको जीवन जीने के तरीके भी आपको साथ साथ में सीखने को बहुत मिलते हैं। क्योंकि फिर आप हर किसी के नज़रिए को वो इम्पोर्टेंस देते हैं, उनका सम्मान देते हैं। जैसे हम हर कलाकार का और हम उसकी कला का सम्मान करते हैं, तो वैसे ही हम धीरे धीरे हर व्यक्ति, हर इंसान को समझते हैं जो हमारे आसपास है। और जैसे पेशेंस हमको सीखना ही है, हमें चाहिए ही, तो वो हमारे जीवन में हर दृष्टि से ज़रूरी है। पेशेंस हमको हर जगह बिल्कुल। चाहिए। तो बस। बहुत अच्छा कहा आपने। दोस्तों देखा कितनी अच्छी बात है कि पेंटिंग कुछ न कहकर भी बहुत कुछ बोलती है। मतलब मन के भाव क्या हैं, सामने वाले की क्या फीलिंग्स हैं, वो सब कुछ आप देख सकते हैं पेंटिंग के अंदर। तो फाल्गुनी, अगला क्वेश्चन मेरा यही था एक्चुअली कि कोई जब आपकी पेंटिंग को भी परखता है तो सबसे हम्म। पहले क्या देखता है वो, मतलब उसको क्या चीज अट्रैक्ट करती है? जैसे मैं रंगों पे काम करती हूँ। जब हम्म। मैंने अपनी पेंटिंग शुरू किया था करना, तो मुझे एक वाक्य था, विचार वस्तु बन जाते हैं। इस चीज़ ने मुझे हम्म। बहुत असर किया था कि वाकई में ये सच है कि हम जो विचार करते हैं वो वस्तु, वो स्थिति सच में हो जाती है। तो मैं सोचती थी बिल्कुल। कि विचारों का आकार कैसे होता होगा, या जैसे एक व्यक्ति दिन भर में 50 से 60 हजार विचार उसके दिमाग में आते ही आते हैं, तो वो कैसे दिखते होंगे।
तो हम विचारों के आकारों पे न जाते हुए मैंने हर विचार को रंगों से जोड़ने की कोशिश करी कि भाई हर विचार का एक रंग होता है। अगर आप खुश हैं तो आप पीला, हरा ऐसे रंग आपके दिमाग में होंगे। अगर आप थोड़ा सा नेगेटिव हैं या थोड़ा सा लो हैं तो कहीं ग्रे टोन्स या कहीं कहीं ब्लैक टोन्स आप लेंगे। आप शांत महसूस कर रहे हैं तो आप सफ़ेद रंग पसंद करेंगे। पर इसमें भी बड़ी एक अच्छी बात है कि सफ़ेद रंग जिसको हम शांति के लिए लेते हैं, वहीं अगर हम कहीं दुख में सम्मिलित होंगे तो वहां पर भी हम सफ़ेद लेंगे, करेक्ट। है ना? तो ये हम नज़रिया बिल्कुल। सीखते हैं, रंगों से हम नज़रिया सीखते हैं। तो मैंने उस चीज़ से अपनी पेंटिंग की शुरुआत करी। तो मैं रंगों से अच्छा, जैसे मैंने खेलना। आज आज ब्लू टी शर्ट पहना है, इसका ब्लू कलर का क्या वो है, बताएं आप तो मुझे। मुझे लग रहा है आज आप बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत खुशी से आके बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही पहचाना। और वो एनर्जी इसलिए भी है कि मैं अपने हम्म, व्यूवर्स को बता ही रहा था कि साइक्लोन हम्म, का डर था कि पता नहीं इतनी अच्छा, हवाएं चलेंगी, तेज हवाएं चलेंगी और क्या होगा, पर इतना हम्म, शांत माहौल और इतना अच्छा लगा। अच्छा तो लग एक रहा है। अंदर से एक एनर्जी है कि नहीं, बहुत अच्छा मौसम है, खुशनुमा मौसम है। तो बिल्कुल आपने सही जी पहचाना। जी जी। तो इसी तरह से मैंने अपना काम शुरू किया और एक आर्टिस्ट जो होता है वो एक कॉमन व्यक्ति से बहुत अलग हट के सोचता है, या मैं बोलूँगी ज़्यादा सोचता है शायद। तो मेरे दिमाग में विचार था कि जो प्रकृति जो बनी है वो भी तो हम्म, विचारों से ही बनी होगी ना। जब भगवान ने क्रिएट किया होगा तो उन्होंने विचार किया फिर विचार बनाया। किया। तो भाई हम लोगों के विचार कैसे होते हैं, तो उनको मैंने रंगों से जोड़ा। और फिर उसी इसी विचार के साथ साथ मैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की तरफ मैं बढ़ी। तो जब भी कोई व्यूअर आता है तो उसको वो रंगों का जो संयोजन है वो बहुत पसंद आता है। वो बोलता है मुझे हम्म, ना इस पीले रंग ने बड़ा अट्रैक्ट किया है, या आपकी इस हम्म, चीज़ में मुझे ये कृति दिख रही है, शायद आपने ये बनाया है क्या, वो मुझसे ये बात करते हैं। तो मुझे एक और नज़रिया देखने को मिलता है कि अच्छा मेरी कृति में ये भी दिख रहा है। तो ये आपको वो हेल्प करता है आपके लाइफस्टाइल में भी पेंटिंग करना। बिल्कुल। जी। नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने। विचारों को की जो अभिव्यक्ति है और वो रंगों के माध्यम से जो आप देती हैं, बहुत खूब, अपने आप में बहुत बड़ी कला है एक्चुअली। बड़ी करना जी। मुझे जी। आपसे अब ये पूछना था, एक क्वेश्चन हम्म, और माइंड में आया था मेरे, कि आप मान लीजिए कोई पेंटिंग आपके मन में आ रही है ना? कई हम्म, बार क्या होता है, हमारा मन तो बहुत चंचल है, हम लोग एक पल में कहाँ पहुंच जाते हैं, एक पल में कहाँ पहुंच जाते हैं। जब आप अपनी पेंटिंग के लिए बैठती हैं एक जगह पर कि अब मुझे कुछ पेंट करना है, तो अपने माइंड को किस तरह से आप कंसंट्रेट करती हैं, किस तरह से उसको, मतलब, या कुछ आप एक्टिविटी करती हैं कि भाई योगा है या मेडिटेशन है, ऐसा कुछ भी आप करती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए? जी, मेडिटेशन मैं करती हूँ। मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है आपको। जब आपको कुछ हम्म, क्रिएटिव चीज़ अगर आपको करनी है तो आपको मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है। आपको जो आपके दिमाग में जो इमेजिनेशन है उसको वैसा का हम्म, वैसा ही आप पेंटिंग के रूप में उतार सकते हैं। तो फोकस देता है आपको। आप बहुत मतलब काफ़ी उससे बहुत हेल्प होती है। तो मेडिटेशन मेरी लाइफ का पार्ट है, जिससे मुझे अपनी बिल्कुल। पेंटिंग्स में बहुत फ़ायदा हुआ है। जी। ये मैंने कई बार देखा है कि कोई भी कलाकार है, कोई भी कलाकार हो, आप पेंटिंग से रिलेटेड हैं, बाकी दूसरे भी कलाकारों से हमने बात की, तो मैंने हुँ, एक बात मार्क की है कि वो अपने माइंड को फोकस करने के लिए मेडिटेशन बिल्कुल करते हैं। जी, उसके बिना ये पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल बिकॉज नहीं अगर है। आज मैं देखो कि मुझे कुछ काम करना है और इतना, मतलब, गहरा काम आपका है कि पेंटिंग, मतलब आपके मन में जो आ रहा है, जो विचार है, उसको आप प्रकट कर रही हैं जी। कैनवास पर, तो हुँ, उसके लिए तो बहुत जरूरी है कि उसको कंट्रोल किया जाए। जी, माइंड जी, मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। जी। नहीं, और बहुत जैसे अच्छी मैंने बात आपसे कही फाल्गुनी हाँ, आपने। बोलिए, बोलिए। हाँ, जैसे मैंने हाँ जी। आपसे बोला कि मैं विचारों के ऊपर ही काम कर रही हूँ। तो हुँ, कहीं न कहीं मेरे लिए मेरी पेंटिंग एक मेडिटेशन की तरह है। क्योंकि मैं हुँ, काम ही विचारों के लिए कर रही हूँ, या मैं काम ही विचारों को एक जगह इकट्ठा करने के लिए कर रही हूँ कि मैं उनको फोकस कर सकूँ, या जो मेरे लिए ज़रूरी विचार है मैं सिर्फ उनको रखूँ, जो काम के नहीं है उनको साइड में रखूँ। तो उसके लिए शायद मैंने उसी के लिए एक ये टॉपिक जो है चूज़ किया। और जैसे हम आज की जो लाइफस्टाइल लोगों की देखते हैं, या हम अगर आज हुँ, की हुँ, स्थिति की बात करें, तो आप नॉर्मली लोगों से सुनेंगे कि हम बहुत स्ट्रेस में हैं, या हमको बहुत बिल्कुल। टेंशन रहता है, या फियर हुँ, है, एंग्जाइटी है, इस तरह की डिप्रेस्ड फीलिंग्स आपको बहुत सारे लोगों से सुनने को मिलेगी। तो बिल्कुल। अगर आप किसी भी कला को अपने जीवन में अगर आप उतारते हैं तो आपको इन चीज़ों से बाहर निकलने में, ये चीज़ें होती ही नहीं है, आपको इस तरह की अनुभूति होगी कि शायद ये चीज़ों का हमारे जीवन में कोई महत्व ही नहीं है, ये होती ही नहीं है। तो ये आपको बहुत हाँ, मदद करती है। सुकून मिलता है उन जी, चीज़ों से। सुकून मिलता है। क्योंकि आर्ट एक थेरेपी की तरह भी काम करता है।
जैसे हम कलर थेरेपी की बात करें, तो जैसे हर रंग हमारे ऊपर एक अलग तरह का प्रभाव डालता है। जैसे आज आप नीला रंग पहन के आए, तो जैसे ही मैंने आपको देखा तो मुझे लगा कि आज ये बहुत हैप्पी मूड में बैठे हैं। तो जी जी। इनके प्रभाव एक अलग ही होते हैं। बिल्कुल। जी, जी। आपकी फैमिली में और भी कोई पेंटिंग करते हैं आप? जी नहीं, और मेरी फैमिली कोई में तो आपके कोई साथ में ऐसा जैसे पेंटिंग नहीं जैसे करते, कि लेकिन अभी मैं काफ़ी लकी हूँ कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो आर्ट एंड कल्चर फील्ड से ही हैं। वो ओके ओके। जी, मिस्टर प्रसाद पिंपरीकर, उनका एनजीओ है लालित्य फाउंडेशन। तो वो ओके। 10-11 साल से इसी फील्ड में है। तो उनका इस फील्ड से हम्म। होना भी मेरे लिए बहुत सपोर्ट का काम है, क्योंकि अगर बिल्कुल। आपके साथ लाइफ पार्टनर हो जिसको कला की समझ हो, तो आपको बहुत अच्छा हो जाता है। सही बात जी, है। जी। तो गवर्नमेंट जो आपके कॉन्ट्रैक्ट हैं गवर्नमेंट के साथ में भी आपने कहीं काम किए हैं जो जी, हमने एनजीओज के साथ में किए हैं? जी, ये वो गवर्नमेंट के जो हमारे काम है वो हमने एनजीओ के थ्रू ही किए हैं। उसमें ओके। जैसे अभी हमारे अपने इंदौर में जो चुनाव हुए थे, तो उसमें हम्म। चुनाव सिंगा बनाया था। अगर आपने देखी होंगी तो जो मैस्कॉट्स थे वहाँ पे, हाँ हाँ हाँ। है ना, बिल्कुल। तो वो सब लेडी चुनाव सिंगा, चतुर सिंह, ये सब चीज़ें बनी थी, तो ये हमारे एनजीओ के थ्रू ही बनी थी। फिर उसके बाद हम हम्म। लोग उज्जैन में भी हैंडीकैप बच्चों का हम लोगों ने एक वर्कशॉप किया था। उनको हम्म। उनके लिए कला का एक वर्कशॉप हमने वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था। ऐसे काफ़ी सारे हमने कई काम किए। फिर हमने बैम्बू पेंटिंग का वर्कशॉप किया, ताकि प्लास्टिक का हम्म। यूज़ कम हो और हम लोग नेचर की तरफ बढ़े। तो फिर हमने बैम्बू का हम्म। काफ़ी सारा काम किया। तो ऐसे कई सारे हम लोग प्रोजेक्ट्स पे काम करते रहते हैं। तो जैसे एज एन आर्टिस्ट जब मैं एक एनजीओ से जुड़ी, जी। तो मुझे एक चीज़ और बहुत अच्छी लगी कि जब अपना नॉलेज आप और शेयर करते हैं, या जब आपके पास में कोई एक ऐसी चीज़ हो कि अगर आप सिखाएंगे, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी ज़रूरतमंद हैं, तो उनको उनकी आजीविका मिलेगी। तो आपका पैशन हम्म। और स्ट्रांग हो जाता है, आपको और सीखने की और सिखाने की आपकी और इच्छाएं बढ़ जाती हैं। बिल्कुल। जी, तो आपके जैसे इसमें आप एक्सप्लोर भी करती होंगे मतलब घूमने का भी कुछ रहता है कि आप नई नई जगह पर जाती हैं तो एक्सप्लोर करने से भी जी, आइडियाज वगैरह आते हैं ऐसा भी कोई आपका रहता है? जी। जी, ट्रैवलिंग करने से आपको काफ़ी सीखने को मिलता है। जैसे मैं आपको शुरुआत में बताई थी कि हम लोग जो कैंप्स और वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, तो हम्म। उसका फ़ायदा सबसे बड़ा यही होता है कि एक तो आपको नई जगह जानने का मौका मिलता है, नए कलाकार हम्म। मिलते हैं, फिर उनकी कला से आपको सीखने का मौका मिलेगा, सॉरी। और तो आपको और एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। और कला एक ऐसी चीज़ है कि आपको उसको रोज़ एक्सप्लोर करना है, रोज़ एक्सपेरिमेंट करना है। आपके पास एक मोनोटोनस अब लाइफ लेके आप, या मोनोटोनस चीज़ लेके आप उसके ऊपर वर्क नहीं कर सकते। तो ये क्रिएटिविटी आपकी लाइफस्टाइल में बहुत असर करती है, क्योंकि अक्सर आप लोगों से सुनेंगे कि हम बोर हो गए हैं, रोज़ वही 10 to 5 का जॉब है, हमको बोर है। बिल्कुल। तो अगर अपनी हम्म। लाइफ में आप क्रिएटिविटी किसी भी रूप में लेकर आए, आप म्यूज़िक के रूप में लेके आए, आप डांस के रूप में लेके आए, आप पेंटिंग के रूप में लेके आए, तो वो आपको बहुत फ़ायदा करेगी। फायदा कर बिल्कुल सही जी, कहा। जी। आपकी फ्यूचर में क्या प्लानिंग है आपकी आपकी कंपनी की क्या आपको कुछ ऐसा माइंड में है कि भाई मुझे ये भी करना है वो भी करना है कुछ जैसे आपने सेट किया हुआ है गोल आगे का तो वो भी बताएं फ्यूचर प्लानिंग के बारे जी, अभी ऐसे कंपनी के हिसाब से मैंने ये सोचा है कि एक आर्टिस्ट के साथ सबसे बड़ी मुश्किल होती है कि उसका आर्ट वर्क बेचना उसके लिए में? बहुत मुश्किल का काम हो जाता है। तो जो आर्ट डीलिंग जो होती है, जैसे आर्टिस्ट हम्म। क्लाइंट तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो हम लोग यहाँ पर ये काम करते हैं कि जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको प्रमोट करते हैं। जितना हो सकता है उन्हें हम कमर्शियल वर्क देते हैं, ताकि उनका काम चलता रहे, उनकी डीलिंग बढ़े। तो हम लोग का ये आगे का यही प्लान है कि जितना कमर्शियलाइज हम चीज़ों को कर सकें और क्लाइंट्स को जोड़ सकें आर्टिस्ट से, क्योंकि हम्म। आर्टिस्ट जब आर्ट अपना क्रिएट करता है तो उसके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस भी होते हैं। तो उस चीज़ को, बिल्कुल। उसके ऊपर मैं वर्क करना चाहूँगी, क्योंकि जैसे जो एजुकेशन जो हमारा सिस्टम है उसमें हमको ये नहीं सिखाया जाता कि आपको पेंटिंग बेचना कैसे है। तो ये बिल्कुल। चीज़, उसके लिए जो मैं अपने जूनियर आर्टिस्ट हैं मैं उनको ज़रूर मैं साथ देना चाहती हूँ। तो मैं उसके ऊपर ज़रूर वर्क करूँगी, और आगे मैं एग्जीबिशंस और क्यूरेट करने ही वाली हूँ। तो जैसे ही थोड़ा सा लॉकडाउन ख़त्म होगा फिर हम उसके ऊपर हम्म। वर्क करेंगे। आपने लॉकडाउन की बात की तो अभी लॉकडाउन में आपका क्या चल रहा है मतलब किस तरह से अपने काम को आप बढ़ा रही हैं या कुछ नया सीखने का आप कर रही हैं?
तो एक्चुअली आप बताइए लॉकडाउन लॉकडाउन में। लॉकडाउन ऐसा हो गया है कि लॉकडाउन कला के ऊपर कभी लॉकडाउन नहीं लग सकता। ये एक बहुत हम्म, अच्छी चीज़ है कि आप किसी भी कला में अगर आप हैं तो लॉकडाउन क्या है आपको शायद पता ही नहीं होगा। और बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अब ये जो लॉकडाउन का समय है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये हर कलाकार के लिए अपने आप को और निखारने का समय है, अपने ऊपर और चिंतन करने का समय है कि उसको अभी समय मिला है कि वो अपने आप को और निखारे और चिंतन करें। और जैसे अभी एक जो समय अगर हम देखें कि आर्थिक स्थिति जो है आर्टिस्ट की, कहीं न कहीं अगर वो हम्म, उससे समस्या में है, तो वो एक थोड़े समय के लिए वो आर्ट टीचर भी बन सकता है, वो अपनी क्लासेस शुरू कर सकता है, ऑनलाइन क्लासेस ले सकता है। और हम्म, उसने और हर आर्टिस्ट को मैं कहीं न कहीं देखती ही हूँ कि किसी ने कोरोना के ऊपर पेंटिंग बनाई है, ड्राइंग बनाई है। अभी रिसेंटली एक स्कूल के लिए मुझे जजिंग करना था, तो बच्चों का टॉपिक था कि कोरोना का क्या इफ़ेक्ट है। क्वींस कॉलेज हम्म, जो स्कूल है हमारा इंदौर में। तो बच्चों ने बहुत ही अच्छा पेंटिंग बनाया था, मतलब उन्होंने ये शो किया था कि लॉकडाउन जो है वो एक्चुअल हमारी लाइफस्टाइल जो रियल है उसके ऊपर वापस जुड़ने का हमारा टाइम है। हमको हमारे ऊपर काम करना है, या जैसे हम बोलते हैं कि हमें समय नहीं मिल पा रहा है हमारे ऊपर काम करने का, या हमारे पास समय हम्म, नहीं था हम इम्प्रूवमेंट का। तो ये शायद वो बिल्कुल। समय है जिसको आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। जी। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। लोगों को समय मिला अपनी फैमिली के साथ रहने का। लोगों ने जाना जी। कि भाई फैमिली जब साथ में रहती है, और इतना समय बाद लोगों ने, आई समय थिंक पहली बार ही ये हुआ होगा पहली कि बार दो हुआ ढाई है। महीने लोग घरों में रहे और एक साथ रहे। जी जी बिल्कुल। अपने जी। आप को इम्प्रूव करने का समय मिला है सबको। और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो काफी सारे बच्चे इनफैक्ट बड़े भी क्रिएटिव हम्म, चीजों में आए हैं। कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई बिल्कुल। गाने सीख रहा है, कोई ऑनलाइन अपनी अपनी गायकी दिखा रहा है, कोई डांस दिखा रहा है। तो एक्चुअली लोगों बिल्कुल के अंदर की क्रिएटिविटी जो है वो बाहर निकली, क्योंकि उनके पास अभी बाहर समय आए। है, तो वो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। हम्म। जी अच्छा, आप भी कुछ ऑनलाइन क्लासेस वगैरह देती हैं पेंटिंग से रिलेटेड, जी या जी। अभी जैसे अभी चल लॉकडाउन रहा के है वो? समय में मैं हाँ ऑनलाइन टीचिंग हम्म, दे रही हूँ स्टूडेंट्स को। उनकी जो क्वेरीज हम्म। होती है वो मैं ऑनलाइन सॉल्व करती हूँ। नहीं, बहुत अच्छा है फाल्गुनी, आपने बहुत अच्छा बताया। काफी सारी चीजें आपने जो मन की बातें बताई वो बहुत ही जी अच्छी कही, कि रंगों के माध्यम से आप इसको प्रकट करती हैं, और वो अभी इम्प्रूवमेंट करने का समय मिला है सबको। सबको अपने अपने हुनर को मांझना चाहिए। जी जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो फाल्गुनी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और एक चीज और मुझे पूछना था कि अभी तक जो आपके एग्जीबिशंस लगे हैं, जैसे इंदौर में या और कहाँ कहाँ लगे हैं, वो आप थोड़ा सा हमें बताएं कि कब कब आपने एग्जीबिशन लगाया था। जी एग्जीबिशंस इंदौर से शुरू की थी, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, फिर उसके बाद दिल्ली, बैंगलोर, गुड़गांव, मुंबई। और अभी रिसेंटली 2019 में मैंने जहांगीर में शो किया था। और ओके। जी वहाँ पर भी बहुत अच्छी चीज़ थी कि इंटरनेशनल आर्ट बायर्स ही मिले मुझे मेरे काम के हम्म, लिए। तो वहाँ से और मुझे प्रोत्साहन मिला काम करने का। फिर अभी लास्ट दिसंबर में 2019 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई में अभी मैंने एग्जीबिशन किया था। तो लास्ट एग्जीबिशन ओके। मेरे दोनों मुंबई में ही रहे। जी अच्छा, आपके जो एग्जीबिशंस होते हैं या जो कोई पेंटिंग होता है, जब आप उसको सेल करते हैं, जी। तो जो बायर होता है या जो उसकी परख जानता है, तो उसका मोल भाव किस, क्या वो निगोशिएबल होता है रेट, या किस तरह से वो तय किया जाता है कि इस पेंटिंग की कॉस्ट इतनी है? वो किस तरह जी से तय किया जाता जी देखिए, अगर बायर आप देखेंगे तो अलग अलग तरह के बायर्स होते हैं। जैसे मेरे साथ अभी तक जैसे हुआ कि जितनी भी है? कलाकृतियाँ बिकी हैं, तो अक्सर जो पहचान लेते हैं, जिन्हें बस वो एक बार देख के ही उन्हें समझ जाता है कि नहीं मुझे ये लेना है, तो वो ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करते हैं। और कुछ कलाकार आपसे सवाल जवाब करेंगे, फिर वो ये जानना हम्म, चाहते हैं कि आप इतना प्राइस क्यों। हम्म, तो जैसे एक कोई भी आर्टिस्ट होता है, अगर आप उसके ऊपर अगर आप टेक्निकली बात करें तो स्क्वायर फीट के हिसाब से हम्म, एक आर्टिस्ट जो है चार्ज करता है अपनी पेंटिंग्स के ऊपर। ओके। और कुछ लोग अपनी कलाकृति के ऊपर अपनी जैसे भी उनको लगता है कि उनकी मेहनत है या उनकी फीलिंग्स के हिसाब से वो वैसा चार्ज करते हैं।
तो ये दो तरीके हो गए। एक प्रोफेशनली अगर आप देखें तो स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्जेस रहते हैं, और तो जो जैसा भी प्रोटोकॉल फॉलो करता है उस तरह हम्म। से। जी। मतलब मेजोरिटी लोग जो मेजोरिटी बायर्स हैं, क्या वो बार्गेनिंग वाले होते हैं या कला को देख के वो लेने वाले होते हैं? जो मेजोरिटी की अगर बात करें अपन, वो किस तरह के मिलते हैं आप? बार्गेनिंग, देखिए बार्गेनिंग का इशू शायद तब इसलिए अब ज़्यादा आने लगा है क्योंकि अभी प्रिंट का एक समय आ चुका है। अभी जो डिजिटल प्रिंट जो आया है, तो उसकी वजह से अब शायद मुझे लगता है कि एक बार्गेनिंग की वो चीज़ें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि अब उन्हें पता है कि वो उसका प्रिंट भी ले सकते हैं। तो जैसे टेक्नोलॉजी ने हमको मदद की है, तो कहीं ना कहीं एक छोटी सी एक नुकसान भी। प्रॉब्लम भी है ये, हाँ। क्योंकि टेक्नोलॉजी ने हमको ये ज़रूर मदद की है कि अब आर्टिस्ट को अपना पोर्टफोलियो लेके जगह जगह जाना नहीं पड़ता कि मैं यहाँ गैलरी हम्म, जाऊँ या इस गैलरी में जाऊँ अप्लाई करने के लिए। अब वो मेल्स के थ्रू या अपना डिजिटल एक पोर्टफोलियो बना के साइन कर सकता है। तो ये उसके लिए एक फ़ायदे की चीज़ है। लेकिन डिजिटल जो प्रिंट आया है, उससे कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद वही छोटा-सा उसका एक ये नुकसान है, क्योंकि उनके पास हम्म, ऑप्शंस और खुल जाते हैं। खुल जाते हैं। जी, जी। तो आगे का समय आप क्या देख रहे हैं? डिजिटल, अगर हम बात करें, डिजिटल हो गया है ये लाइफ हमारी, तो आगे हुँ। आपको और संघर्ष करना पड़ेगा इसके लिए, या आगे क्या देख रही हैं आप पेंटिंग को लेके? फ्यूचर कैसा देखिए, है? संघर्ष तो देखिए हर फ़ील्ड में ही है। संघर्ष का तो हम ऐसे कुछ नहीं बोल सकते। पर डिजिटल पेंटिंग जो है, उसका अपना एक अलग महत्व है। और अगर आप नॉर्मल एक पेंटिंग देखेंगे, कैनवास पेंटिंग देखेंगे, ओरिजिनल अगर पेंटिंग देखेंगे, तो उसका एक अपना हम्म, इम्पोर्टेंस है। तो अगर आपको डिजिटल पेंटिंग भी अगर आपको करना है, तो आपको पहले मैन्युअली तो आना कंपलसरी है। क्योंकि अगर आपको मैन्युअल पेंटिंग ही नहीं आती, तो फिर आप डिजिटल पे वर्क कैसे करेंगे? तो correct। आपको शुरुआत वहीं से करनी है। आपको मैन्युअली तो मैं पहले आपका वर्क उसके ऊपर ही करना पड़ेगा, उसके बाद ही फिर आप डिजिटल की तरफ मूव कर सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद भी है, क्योंकि डिजिटल में उतना उतना समय नहीं लेता। टूल्स आपके पास बहुत सारे हैं। आपको आप रंग का काफ़ी सारी स्टडीज़ कर सकते हैं, या आप डिजिटल से स्टडी करके वो स्टडी अपने कैनवस पे उतार सकते हैं। तो मुझे लगता है कि संघर्ष की बजाय हम इन दोनों चीज़ों को अगर जोड़ कर देखें, तो ये दोनों साथ साथ ही चलेंगी, और ये फायदा ही करेंगी आगे जाके। ये बात आपने बिल्कुल सही, संघर्ष हर जगह है, मतलब किसी जी, भी फील्ड की बात करें तो संघर्ष जी, तो करना ही पड़ता है। जी, बिल्कुल सही। जी, फाल्गुनी, आखिरी में मैं चाहूंगा कि हमारे व्यूवर्स को आप कोई मैसेज देना चाहें तो आप उनको दे सकती हैं अभी। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जी। मैं व्यूअर्स को बोलूँगी कि कला जो होती है, एक कला एक ऊर्जा का महासागर है। आप किसी भी कला को किसी न किसी रूप में अपने जीवन में ज़रूर उतारें। आप चाहे डांस लें, आप सिंगिंग लें, आप म्यूज़िक लें, आप पेंटिंग लें, तो ये आपके जीवन में एक थेरेपी की तरह काम करेगी। अगर आपकी हम्म, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, तो अगर आप किसी भी एक भी कला को अगर अपने जीवन में लेते हैं, तो ये आपको आप बहुत साथ देगी। और सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना कीमती समय यहाँ पे सेशन पे दिया। और आनंद जी, आपको भी थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू। अरे, आपको धन्यवाद, आपने समय निकाल के जी, इंदौर इन्फो को आपने कनेक्ट किया और हमारे व्यूवर्स के लिए काफी अच्छे मैसेज दिए आपने। थैंक यू तो सो मच। फाल्गुनी, थैंक यू सो मच। है ना? जी, जी, ओके, थैंक यू। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ फाल्गुनी, थैंक यू सो मच इंदौर इन्फो के लिए। थैंक यू ओके, सो थैंक मच। यू सो मच। या बाय। बाय। दोस्तों, देखा कितनी अच्छी अच्छी बातें फाल्गुनी ने आज बताई कि कला के बारे में उन्होंने कहा कि एक तो लॉकडाउन का जो पीरियड है आपका, ये अपने आप को इम्प्रूव करने का है। ये बात आप जान मान के चलिए कि ये इससे अच्छा समय आगे नहीं मिलने वाला है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। और कला कोई भी हो, चाहे आप डांसर हो, आप सिंगर हो या पेंटर हो, कोई भी कला हो, अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए, एक्सप्लोर करिए और समय का फायदा लीजिए। और रंगों की जो उन्होंने बात कही कि अपने मन के पेंटिंग एक ऐसी चीज है जिसमें कि आपके मन के जो भाव हैं उसको कलर के माध्यम से, रंगों के माध्यम से वो प्रकट किए जाते हैं। और मैसेजेस भी ले लेता हूँ मैं एक। स्वाति जी, हेलो। हाँ, थैंक यू सो मच आपका मैसेज के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू हिमांशु, थैंक यू सो मच। इसी तरह से आप मैसेज करते रहिए किस तरह से आपको ये सेशन हमारा अच्छा लग रहा है।
आपकी क्या राय है इस सेशन की, वो हमें बिल्कुल मैसेज के माध्यम से आप बताते रहिए। और इंदौर इन्फो हमेशा लेकर आता है एक ऐसी हस्ती को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि जो कुछ अपने जीवन में अचीव कर चुके हैं उनके बारे में हमें जानने को मिलता है, और किस तरह से हम अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें और समय का उपयोग करें, ये सब चीज़ें आपको जानने को मिलती है इंदौर इन्फो के इस चैनल पर। और दोस्तों, अगर आप लोग लेट जुड़े हैं या आपने पूरा सेशन अटेंड नहीं किया है किसी भी रीज़न से, तो ये सेशंस आप लोग देख सकते हैं इंदौर इन्फो के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के लिए अलविदा कहना चाहता हूँ आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इंदौर इन्फो को इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और हम लोग मिलेंगे अब एक दिन छोड़ के, मतलब हम लोग मिलेंगे 6 तारीख को शाम को ठीक 5 बजे इंदौर इन्फो लाइव पर। थैंक यू सो मच।